प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अरस्तु बैच में आपका स्वागत है। हम समकालीन विश्व राजनीति बुक के अध्याय नंबर 1 में हम दो ध्रुवीयता के अंत चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार से विश्व में दो गुट या दो समूह यूएसए व यूएसएसआर अस्तित्व में आए एवं किस प्रकार से यूएसएसआर का निर्माण हुआ। और फिर हमने यूएसएसआर प्रणाली की कुछ विशेषताओं के बारे में जाना एवं उसके बाद में हमने यूएसएसआर की कुछ कमियां भी हमने पढ़ी है कि धीरे धीरे उस व्यवस्था के अंदर कुछ कमियां हैं वो आने लग गई। अब अगर हम बात करें, फिर हमने उस कमियों को दूर करने के लिए एक व्यक्ति की एंट्री हुई जिसे मिखाइल गोर्बाचेव के नाम से जाना जाता है, जो मार्च 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। और मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में सुधार के लिए दो नीतियां अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब सुधारों की नीतियां अपनाई और इन नीतियों के तहत जो सुधार किए उन्होंने, जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, अफगानिस्तान एवं पूर्वी यूरोप से सेनाओं की वापसी करवाई, यूएस से हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। लेकिन इन सुधारों के बावजूद भी मिखाइल गोर्बाचेव के सामने क्या आ गए, कुछ बाहरी व आंतरिक संकट है वो आ गए। यानी जब मिखाइल गोर्बाचेव ने इन सुधारों को लागू किया तो उनके सामने कुछ बाहरी व आंतरिक संकट है आगे, जिसके बारे में हम बात है वो करने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैंने पहले से लिख रखा है ताकि हमारा टाइम में बहुत ही कम लगे और कम टाइम के अंदर हम बढ़िया तरीके से समझ सकें। तो इसमें पहले हम ले रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव के सामने बाहरी व आंतरिक संकट। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाहरी संकट क्या थी। यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों को धीरे धीरे लागू किया, लेकिन जनता है वो सुधार तेजी से चाहती थी। मतलब जनता चाहती थी कि सुधार है वो तेजी से लागू किए जाएं, सुधार है वो तेजी से लाना चाहती थी जनता। यानी गोर्बाचेव इन सुधारों को धीरे धीरे लागू कर रहे थे, लेकिन जनता को बहुत उतावलापन हो रहा था कि इन सुधारों को तेज गति से लागू किया जाए। दूसरा, पश्चिमी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों व सोवियत नियंत्रण का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू है वो कर दिया। यानी पश्चिमी यूरोप की जो जनता थी उन्होंने जो उनकी सरकार थी सोवियत संघ के नियंत्रण में, उसका और सोवियत नियंत्रण का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना है वो शुरू कर दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारें हैं वो गिरने लगी। पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारें हैं वो गिरने लगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली और पूंजीवादी विचारधारा का क्या होने लगा, उदय होने लगा। यानी धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारें हैं वो गिरने लग गई और लोकतांत्रिक प्रणाली एवं पूंजीवादी विचारधारा का क्या होने लगा, उदय होने लगा। और इसी समय में एक बहुत बड़ी घटना होती है और वो है बर्लिन दीवार का गिराया जाना। बर्लिन दीवार का गिराया जाना। और ये बर्लिन दीवार गिराई गई 9 नवंबर 1989। कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989। ये जो बर्लिन दीवार है जर्मनी के विभाजन का जो प्रतीक थी, जर्मनी के विभाजन का जो प्रतीक थी, वो उस दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया गया और जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। ये इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो
आंतरिक संकट भी कुछ मिखाइल गोरबाचेव के सामने थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ व्यक्ति हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ व्यक्ति हैं वो मिखाइल गोरबाचेव से क्या हो गए, नाराज हो गए। यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इन सुधारों को लागू नहीं करना चाहते थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का यूएसएसआर प्रणाली के अंदर कोई सुधार हो। इसलिए इस पार्टी के अंदर ही आपस में क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। इसके बाद में अगस्त 1991 में मिखाइल गोरबाचेव को सत्ता से हटाने का प्रयास है वो किया गया कि क्योंकि इन सुधारों का वो लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में अगस्त 1991 में कि इस गोरबाचेव को क्या करते हैं, रास्ते से हटाते हैं, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग कार्य है वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा उन व्यक्तियों का सोचना था। लेकिन बोरिस येल्त्सिन के कारण वो क्या नहीं हो सके, सफल नहीं हो सके। बोरिस येल्त्सिन जो बाद में यूएसएसआर के विघटन के बाद में रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति भी बनेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि यूएसएसआर के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना है वो जागृत होने लगी। यानी यूएसएसआर के जो विभिन्न गणराज्य थे उनमें राष्ट्रीयता यानी अपने राष्ट्र के प्रति भावना, यानी उनके मन में ये विचार आने लगा कि हमारा भी एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए और संप्रभुता, हम भी संप्रभु हों, हम अपने राष्ट्र के लिए निर्णय है वो स्वयं ले सके, हम पर किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव है वो न हो, ऐसी भावना है वो मतलब गणराज्यों की जनता में जागृत है वो होने लग गई। फिर कुछ गणराज्यों में गृह युद्ध व अलगाववादी आंदोलन है वो होने लगे। कुछ गणराज्यों में क्या होने लगा, गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है कि एक राष्ट्र के अंदर उस राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिक जब आपस में उनमें कुछ मुद्दों को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है या उनका सरकार के साथ कुछ विवाद हो जाता है और एक बड़े स्तर पर मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है, तो उनको एक प्रकार से गृह युद्ध है वो बोलते हैं। अलगाववादी का मतलब होता है कि यूएसएसआर के विभिन्न गणराज्यों में यूएसएसआर से अलग होने के लिए क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। और जनवरी 1990 में, कब, जनवरी 1990 में रूसी संसद ने स्वतंत्रता की क्या कर दी, घोषणा कर दी। जनवरी 1990 में रूस की जो संसद है उन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी। और अभी यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे रूस की संसद का आपको नाम है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि रूस की संसद का नाम है वो क्या है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस भी स्वतंत्रता की दृष्टि से मतलब उभरने हैं वो लगे, कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस। फिर हम बात करें मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम गणराज्य है वो बना। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि यूएसएसआर के गणराज्यों में सर्वप्रथम वह गणराज्य जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की तो वो कौन सा था, लिथुआनिया था। ऐसी परिस्थितियों में जो मैंने पहले कमियां पढ़ी, कमियों के बाद में सुधार पड़े और सुधारों का भी विरोध हुआ और सुधारों के कारण गोरबाचेव के सामने कुछ बाहरी व आंतरिक संकट आए और ऐसी परिस्थितियों में 1991 तक आते आते यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया और यूएसएसआर क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर। इसके बाद में देखिए क्या होता है। अब हम जो अगला टॉपिक ले रहे हैं वो है यूएसएसआर के विघटन के कारण। देखिए यूएसएसआर के विघटन के कारण। यूएसएसआर के विघटन के कारण नोट्स फॉर्म में आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं एवं समझ भी सकते हैं। यूएसएसआर के विघटन के कारण।
यूएसएसआर के विघटन की अगर आप कारण की हम बात करें तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको यूएसएसआर के बारे में जो अब तक कहानी हमने पढ़ी है, जो अब तक हमने इनके बारे में पढ़ा है, अगर वो आपके ध्यान में है तो आप आसानी से यूएसएसआर के विघटन के कारणों को आप लिख सकते हैं या जान सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे क्योंकि कुछ कमियां हैं वही विघटन का क्या बनती है, कारण बनती है। चाहे वर्तमान संदर्भ में हम इस बात को ले लें या उस समय की हम बात कर लें, अगर किसी संस्था के अंदर कोई कमियां हैं तो वो कमियां भविष्य में उसके विघटन का कारण है वो बन सकती है। और ऐसा ही यूएसएसआर या सोवियत प्रणाली के साथ में हुआ। जो कमियां मैंने पीछे पढ़ी थी उस कमियों के कारण ही सोवियत प्रणाली का क्या हो गया, अंत हो गया, या सोवियत प्रणाली क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे पहला है, इनके प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से यह गतिरुद्ध हो चुका था। यानी पीछे हमने पढ़ा कि प्रशासन में नौकरशाही का प्रभाव है वो ज्यादा रहा, उनमें भ्रष्टाचार फैल गया, और राजनीतिक रूप से जो संस्थाएं हैं वो एक प्रकार से कमजोर हो गई। और राजनीतिक जैसे कुछ अधिकार होते हैं लोगों के वो भी यह प्रणाली नहीं दे पाई, और राजनीतिक रूप से भी ये जो प्रणाली है वो गतिरुद्ध हो गई या एक प्रकार से रुक गई। फिर दूसरा इसमें कारण दिया है, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो गई, जो जिसके कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। यानी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो सोवियत प्रणाली के अंदर थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई, जिससे लोगों की जो आकांक्षाएं थी, यानी यूएसएसआर के अंदर जो रहने वाले जनता थी उनकी जो इच्छाएं थी, और उन इच्छाओं को यूएसएसआर है वो पूरा नहीं कर पाया। जैसे हमने पहले देखा कि विशेषताओं में पढ़ा था कि न्यूनतम जीवन स्तर की उनको गारंटी दी गई, बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जानी थी। तो वो सुविधाएं जो सपने मतलब यूएसएसआर प्रणाली ने लोगों को दिखाए थे, जनता को दिखाए थे, उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाई, और उनका क्या हो गया, विघटन हो गया, वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्ष तक जिन्होंने शासन किया, अब वह जनता के प्रति क्या नहीं रही, जवाबदेह नहीं रही। यानी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो 70 वर्षों से शासन कर रही थी, वह अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। मतलब जनता के प्रति उनकी जनता की जिम्मेदारी से वह अब दूर भागती जा रही थी। यानी जो एक जिम्मेदारी होती है पार्टी की जनता के प्रति, वह जिम्मेदारी को उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं निभाया, और इसलिए जनता का कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो जाता रहा, विश्वास नहीं रहा। जनता की दृष्टि में कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक प्रकार से अविश्वास और असहयोगी पार्टी रह गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ ने अपने जो उनके पास में जो संसाधन थे उनका अधिक से अधिक जो प्रयोग उन्होंने परमाणु हथियार निर्माण और सैन्य साजो सामान में किया, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण वह पूर्वी यूरोप के, जिसके कारण वह अन्य कार्यों में पिछड़ गया। यानी यूएसएसआर ने जो उनके पास में जो संसाधन थे उनका अधिक से अधिक निर्माण है, अधिक से अधिक जो उनका प्रयोग है वो परमाणु हथियारों के निर्माण में किया गया, और सुरक्षा की दृष्टि से अधिक से अधिक उन्होंने सैन्य कार्यों के ऊपर अधिक खर्च किया, जिससे वह जनता के अन्य कार्य नहीं कर पाया और वह आर्थिक रूप से पिछड़ गया। यानी पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर उन्होंने अधिक खर्च किया, पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर उन्होंने अधिक खर्च किया, जिसके कारण वह यूएसए से भी पिछड़ गया। पूर्वी यूरोप के जो देश थे चेकोस्लोवाकिया या पूर्वी जर्मनी, यानी वहां पर साम्यवादी प्रणाली है वो बनी रहे, इसके लिए उन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर अधिक खर्च किया, जिससे वह यूएसए से भी पिछड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई, कमजोर हो गई।
हमने पहले ही पढ़ा है कि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था क्यों कमजोर होगी, क्योंकि अधिक से अधिक परमाणु हथियारों पर यूएसए में हथियारों की होड़ के कारण खर्च किया गया, और जो जरूरत की जो वस्तुएं हैं या जो जरूरत के जो कार्य है उनको नहीं किया गया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई, और उपभोक्ता वस्तुओं की भी क्या हो गई, कमी हो गई। यानी हमने पहले पढ़ा है कि उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती है जैसे खाद्यान्न वगैरह, उनकी भी दिनों दिन क्या आती गई, कमी आती गई, जिससे जनता है वो सोवियत प्रणाली से एक प्रकार से बात करें तो ऊब चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएसएसआर के गणराज्यों की जो जनता है उनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना है वो जागृत होने लगी, जो यूएसएसआर के विघटन का तात्कालिक कारण बनी। यानी यूएसएसआर की जो 15 गणराज्यों की जो जनता थी उनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना है वो अब जागृत होने लगी, जो यूएसएसआर के विघटन का क्या बनी, तात्कालिक कारण बनी। ये हमसे पूछ भी सकता है अलग से कि यूएसएसआर के विघटन का कोई एक तत्कालीन कारण बताइए, तो हमें बताना है कि यूएसएसआर की जनता में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का फैलना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनता का अब पूंजीवादी विचारधारा व लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति क्या होने लगा, झुकाव होने लगा, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि इस साम्यवाद में और समाजवाद में उनकी इच्छाओं का गला घोटा जा रहा है, उनके कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वह सोचने लगी कि पूंजीवादी जो विचारधारा है वो अच्छी है, वो ठीक है, उनके प्रति उनका झुकाव गया, और साम्यवाद शासन प्रणाली की जगह लोकतंत्र प्रणाली की तरफ भी उनका क्या हुआ, झुकाव हुआ। यानी अब जो जनता है वो समझने लग गई कि लोकतंत्र है वह वास्तव में एक प्रकार से क्या है, जनता का तंत्र है, अच्छी प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें तो यूएसएसआर के नागरिकों को जब पश्चिमी देशों के विकास के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि वास्तव में हम उनसे क्या है, पिछड़ गए हैं या हम उनसे पीछे हैं। तब भी उनमें एक प्रकार से यह भावना जागृत हुई कि वास्तव के अंदर हमारी व्यवस्था से उन देशों की व्यवस्था क्या है, अच्छी है। तो ये यूएसएसआर के विघटन के कुछ क्या थे, कारण थे, यूएसएसआर के विघटन के कारण। इसके बाद में हम बात करें तो यूएसएसआर के विघटन के परिणाम है वो क्या हुए। अगर आपको यूएसएसआर के विघटन के कारण अगर आपको ध्यान में है तो आप परिणाम है वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आपको कोई समस्या है वो नहीं होगी। तो देखिए यूएसएसआर के विघटन का जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ वो ये हुआ कि शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। शीत युद्ध का क्या हो गया, खात्मा हो गया। जो लंबे समय तक यूएसए और यूएसएसआर के मध्य जो एक वैचारिक लड़ाई चल रही थी, जो एक वाक युद्ध चल रहा था, उसका एक लंबे समय के बाद में क्या हो गया, अंत हो गया, और एक दो ध्रुवीय महाशक्ति से एक ध्रुवीय शक्ति का क्या हुआ, उदय हुआ। शीत युद्ध। दूसरा इसका परिणाम क्या है, विश्व के अंदर एक ध्रुवीय शक्ति रह गई, और वो एक ध्रुवीय शक्ति कौन सी है, वो है अमेरिका। एक ध्रुवीय शक्ति वो कौन सी है, अमेरिका। यानी इस समय जो चल रही थी कि दो ध्रुवों या दो गुटों के मध्य जो लड़ाई चल रही थी वो अब एक गुट क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा परिणाम, विचारधारा की जो लड़ाई है वो भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। जो पूंजीवाद और लोकतंत्र है, यानी पूंजीवाद और लोकतंत्र और एक तरफ है समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा की जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हुआ, और यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस को उत्तराधिकारी है वो बनाया गया, रूस को उत्तराधिकारी है वो नियुक्त किया गया। अब 15 गणराज्यों में से मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूस सबसे प्रभावशाली गणराज्य था, जिसके रूस
है वो ही इन गणराज्यों की व्यवस्थाओं को देखता था, और रूस का सर्वाधिक प्रभाव है वो इन गणराज्यों के ऊपर था। तो रूस सर्वेसर्वा था, तो इसलिए यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त है वो किया गया। क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि जब यूएसएसआर प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली थी, तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते और जो संधियां हुई थी उनको पूरी करने की जो जिम्मेदारी है वो किसको देगी? रूस को देगी। क्लियर? इसके बाद में रूस को यूएनओ का 27 सदस्य बनाया गया। रूस को यूएनओ का क्या बनाया गया? 27 सदस्य बनाया गया, और उसे वीटो पावर है वो दिया गया। क्या दिया गया? वीटो पावर है वो दिया गया। यानी रूस को यूएनओ का 27 सदस्य बनाया गया और उसे वीटो पावर है वो दिया गया। अब वर्तमान में आप पढ़ते हैं यूएनओ के बारे में, जानते भी हैं कि यूएनओ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं, उनके 5 स्थायी सदस्य हैं, और वो हैं रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। इनके बारे में हम अलग से आपके अध्याय भी दिया हुआ है, वहां पर हम बात करेंगे। तो अगर बात करें तो रूस को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र का भी दर्जा है वो दिया गया। परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा है वो दिया गया। यानी अब क्वेश्चन भी यहाँ पर बन रहा है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि जैसे यूएसएसआर के विघटन के बाद किस गणराज्य को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो क्या आएगा? रूस। अगर आपको ये पूछ ले कि यूएनओ का स्थायी सदस्य किस गणराज्य को बनाया गया? रूस को बनाया गया। क्लियर? फिर हम बात करें तो पूंजीवादी विचारधारा व लोकतांत्रिक प्रणाली, पूंजीवादी विचारधारा व लोकतांत्रिक प्रणाली को क्या मिला? बढ़ावा मिला। यानी यूएसएसआर के विघटन के बाद विश्व के देशों में पूंजीवादी विचारधारा एवं लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा मिला, और 15 नए स्वतंत्र राष्ट्र है वो बन गए। 15 नए क्या बन गए? स्वतंत्र राष्ट्र। क्योंकि जो 15 गणराज्य सोवियत संघ के अंदर थे, उन 15 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का विश्व में क्या हुआ? उदय हुआ। और फिर अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 1991 को, कब? 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया महासचिव के पद से, या राष्ट्रपति पद से मिखाइल गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर 1991 को इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद में रूस के जो पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बनाए गए वो बनाए गए थे बोरिस येल्तसिन। किसको बनाया गया? बोरिस येल्तसिन, जो 1991 से 1999 तक रहे। क्लियर? दोबारा बता देता हूं कि रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति किसको बनाया गया? बोरिस येल्तसिन को बनाया गया 1991 से 1999। और जो मिखाइल गोर्बाचेव मार्च 1985 में महासचिव बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने 25 दिसंबर